ये वीडियो डालने के बाद मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव डलवाया जाएगा वीडियो हटवाने के लिए, या फिर हो सकता है कि कुछ धमकी भरे ईमेल या कमेंट्स भी आए। लेकिन आज जरूरी है कुछ ऐसी बातें करना जो कि एस्पिरेंट के हित में है। और मेरे को लगता है कि एक एस्पिरेंट जो इतने वर्षों से तैयारी में लगा हुआ है, उसको ये हक है कुछ बातें जानने का। और आज थोड़ी स्पष्ट बात करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दुखी होते हैं तो हम ऊपर वाले से भी कंप्लेंट कर लेते हैं कि तुमने हमारे साथ गलत करा है। लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला जो छात्र है, उसके अंदर एक अटूट विश्वास है कि चाहे किताब गलत हो जाए, चाहे कोई डॉक्यूमेंट गलत हो जाए, अखबार गलत हो जाए, लेकिन यूपीएससी गलत नहीं हो सकता कभी। उसके अंदर ये एक विश्वास है कि जिस पेपर की मैं तैयारी कर रहा हूं, उस पेपर को सेट और चेक करने वाले लोग जो हैं, वो एकदम इंटीग्रल हैं। उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। हाल ही में हमने एक केस देखा जहां पे ये सामने आया कि महाराष्ट्र कैडर के एक पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर के ऊपर एलिजिडली ये केस बनाया गया कि उनका जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट था वो फेक था। ऐसे में यूपीएससी का जो एक छवि थी कि कोई गलत हो जाए लेकिन यूपीएससी कभी गलत नहीं होगा, ये कितनी सही है। कुछ सवाल आज मैं उठाने वाला हूं, और सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं, बल्कि जो पूरा प्रोसेस है जिसमें एस्पिरेंट को अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो सवाल हम आज उठाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि भले ही आप ये वीडियो किसी को शेयर ना करो, लेकिन जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो उनको ये जरूर भेजो। क्योंकि अब सब टीचर्स को मिलके ये आवाज उठानी होगी स्टूडेंट के हित में कि बेचारा स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो उसकी आवाज कौन उठाएगा, वो पढ़ेगा या आवाज उठाएगा। तो ये टीचर की दायित्व बनता है इस समय पे कि वो स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो और आवाज उठाएं कि यूपीएससी का जो सिस्टम है वो कब तक मनमानी के आधार पर चलेगा। अक्सर ऐसा बोला जाता है कि यूपीएससी एक इंटीग्रल बॉडी है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है कि जब यूपीएससी बोर्ड से वहां के मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, जो लोग पेपर सेट कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ती है, ऐसी कौन सी पैसों की कमी आन पड़ती है कि जैसे ही उनका यूपीएससी के अंदर टेन्योर खत्म हो रहा है, उन्हें कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ जाती है कि आज से ये सर जो हैं ये हमारे यहाँ इंटरव्यू लेंगे, ये मैम जो है हमारे यहाँ आंसर राइटिंग सिखाएंगी, ये सर जो है हमारे यहाँ आपसे क्लासेस लेंगे, ये सर जो है हमारे एडवाइजर हैं, ये सर जो है हमारे मेंटर हैं। क्या हिंदुस्तान जैसे देश में 150 करोड़ की जनता में टीचरों की कमी हो गई कि हमारे को उन्हीं लोगों को लाना है इस बिना पे कि इनके पास यूपीएससी का एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स को बेहतर गाइड कर पाएंगे? क्या ये एक सवाल नहीं उठाता? ऑब्वियसली अगर आप अभी अभी रिटायर हुए हो तो आपके कनेक्शंस ऊपर तक होंगे। क्या जिम्मेदारी है, क्या ट्रांसपेरेंसी है कि कोई बैकएंड कनेक्शन वहां पे एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा? तो ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई सरकार की भारी पेंशन और प्रोविडेंट फंड के पैसे के बाद भी कि हमारे को कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करनी पड़ जाती है? हो सकता है कि ये वीडियो देखते हुए कुछ अफसर हंस रहे हो कि यूट्यूब पे बोलना आसान है, लेकिन सवाल एस्पिरेंट के भविष्य का है। ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है कि यूपीएससी हर साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का फॉर्म फरवरी के महीने में निकाल देता है कि आप फरवरी में फॉर्म भरिए, और फिर जो सेंटर का एलोकेशन होता है वो एग्जाम से एक हफ्ता पहले होता है। वो सेंटर एलोकेशन कैसे हो रहा है हमें नहीं पता, कौन से सेंटर पे किस कैंडिडेट का क्या जुगाड़ बिठाया गया है हमें नहीं पता। अगर सेंट्रल लिस्ट सही में ट्रांसपेरेंट है तो उसके क्या क्राइटेरिया हैं? बोलने में आसान है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सेंटर अलॉट किए जाते हैं, बट हमें क्या पता कि किसने हमसे पहले फॉर्म भरा और किसने हमारे बाद फॉर्म भरा है। तो ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस हो चुका है जहां पे सेंटर एलोकेशन से लेके फाइनल मेरिट लिस्ट तक हमारे को सवाल ही सवाल दिखेंगे, और वो सारे सवाल एक एक करके मैं आज रेस करने वाला हूं। प्रीलिम्स की परीक्षा हो जाती है, एस्पिरेंट एग्जाम हॉल से बाहर आता है, पूरे 11 महीने तक एस्पिरेंट परेशान रहता है कि जो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं वो सही था या नहीं था। क्यों? क्योंकि आंसर की यूपीएससी 11 महीने के बाद जब रिजल्ट आएगा फाइनल तब डिक्लेयर करता है। अगर आपको इतना विश्वास है कि आप एक अटूट बॉडी हैं और आपके आगे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, तो फिर आप अपनी आंसर की एग्जाम के 48 घंटे के अंदर क्यों रिलीज नहीं कर देते? यही सेम प्रैक्टिस एसएससी और बाकी स्टेट परीक्षाओं में भी फॉलो होती है। एग्जाम हुआ और उसके 2 दिन के अंदर आंसर की आ जाती है, तो फिर यूपीएससी में ऐसा क्या खास है कि एक साल उन्हें अपने ही क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाता है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में उन्हें एक साल लग जा रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है? आप अगर प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाल रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है ये बताने में कि आखिरी कैंडिडेट के मार्क्स कितने थे, यानी कि कट ऑफ कितनी गई है? इस बार ओपेसिटी का एक नया पैमाना पार हुआ कि जब यूपीएससी ने प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट घोषित करा, उसमें सिर्फ रोल नंबर थे, किसी का नाम नहीं था। तो क्या यह ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ नहीं है? क्या एस्पिरेंट को यह हक नहीं है जानने का कि जिस कुर्सी के लिए वो लड़ रहा था उस कुर्सी पे कौन जाके बैठ रहा है?
आरटीआई क्वेरीज डाली आती हैं, आप उनको रिजेक्ट कर देते हो बोल के कि यही प्रोसेस है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में एस्पिरेंट्स जाते हैं तो वहां पे उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट में उनको चैलेंज किया जाता है तो भी वो रिजेक्ट हो जाती हैं। तो आखिर एस्पिरेंट जाए तो जाए कहां? या तो आप बोल दीजिए कि यूपीएससी एक आम एस्पिरेंट के लिए नहीं है, वो तैयारी नहीं करेगा कल से। अगर रिजल्ट की पीडीएफ में आप नाम भी नहीं दे रहे हो, सिर्फ रोल नंबर दे रहे हो, तो ये क्या दर्शाता है? हमें क्या पता वो किसका रोल नंबर है, किसका रोल नंबर बाद में ऐड हुआ है, पहले ऐड हुआ है? हमें क्या पता? जब तक हमारे को आइडेंटिटी नहीं पता होगी किसी एस्पिरेंट की, तब तक जो हमने महाराष्ट्र में केस देखा वो सामने कैसे आएगा? आप कहते हो कि हमारा जो है इंडिया का वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, क्या ये मेडल देने वाली बात है या फिर एस्पिरेंट को परेशान करने वाली बात है? आप जो ये बोस्ट करते हो कि हम सबसे ज्यादा मुश्किल एग्जाम बनाते हैं, ये कोई भारत रत्न देने वाली बात नहीं है। मुख्य परीक्षा में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, आज तक यूपीएससी के इतिहास में यूपीएससी ने एक बार भी मॉडल आंसर उसका जारी नहीं करा। अगर आप स्टूडेंट के हित में इतना ही सोचते हो, अगर आप एथिक्स पेपर 4 इंट्रोड्यूस करते हो कि सब काम एथिक्स से होना चाहिए, तो वो पेपर की किताब आपने अभी तक क्यों नहीं पढ़ी? कि अगर हम मेंस में कोई क्वेश्चन दे रहे हैं तो एटलीस्ट उसकी मॉडल आंसर तो दे दो कि एस्पिरेंट को पता हो कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। बेचारा एस्पिरेंट प्रिपरेशन शुरू करता है और एक साल तक वो सिर्फ कोचिंग दर कोचिंग जाता है ये पूछने की मेरी आंसर राइटिंग आप करवा दोगे, मेरे को नहीं आती आंसर राइटिंग, मैं कमजोर बैकग्राउंड से आता हूं, क्या आप मेरी मदद कर दोगे लिखने में कि आंसर कैसे लिखा जाता है? और फिर कोचिंग में वही लोग बैठे हुए जो आपके बोर्ड से रिटायर हुए हैं और वही वहां पे लाखों रुपए की कोचिंग की फीस लेके एस्पिरेंट को आंसर लिखना बता रहे हैं। अगर आप समय पे ये आंसर्स रिलीज कर दें, मॉडल आंसर्स बता दें, तो एस्पिरेंट को धक्के ना खाने पड़े और लाखों रुपए गरीब एस्पिरेंट को लोन लेके ना भरने पड़े। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप एक मॉडल आंसर तक जारी नहीं कर सकते? और ये सवाल तो मैंने अभी तक उठाया ही नहीं है कि जो आंसर कॉपीज है उनकी चेकिंग कैसे हो रही है, कौन चेक कर रहा है, किस पैरामीटर पर चेक कर रहा है? एस्पिरेंट सोच रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा आंसर लिख के आया था, नंबर मेरे 70 ही आया सिर्फ, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 120 मार्क्स आएंगे GS3 GS2 में, मेरे सिर्फ 70 मार्क्स आए हैं। क्या पैरामीटर है, किस बेसिस पे आप जो है मार्क्स को कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं? हेलो एग्जामिनर साहब, मैं फलाना फलाना मंत्री एमएलए एमपी बोल रहा हूं, मेरे बच्चे का रोल नंबर ये था, जरा देख लेना अगर कॉपी आए तो। कितनी देर लगती है ऐसे फोन घुमाने में? अगर आप वेल कनेक्टेड हैं, और इसीलिए मैंने बोला कि इस वीडियो के बाद क्या कमेंट्स क्या ईमेल्स आ सकते हैं मेरे को नहीं पता, और इसलिए ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स और टीचर्स तक पहुंचाने का काम आपका है। क्या गारंटी है कि जो पेपर चेक कर रहे हैं उनका बैकएंड पे कोई नेक्सस नहीं है? जिस तरीके से हमने नीट के एग्जाम में, दूसरे एग्जाम्स में हमने देखा है कि अभी पिछले एक महीने में देश में क्या हुआ है, ऐसे में हम किस बिना पर विश्वास करें? इंटरव्यू स्टेज होती है, वहां पे कहते हैं कि पैनल जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, पैनल ने इस बार कम नंबर दिए। एस्पिरेंट को लग रहा है कि मैं वर्ल्ड बेस्ट इंटरव्यू देके आया हूं, मेरे सारे आंसर सही थे, मैंने हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया, और उसको 275 में से 100 120 130 नंबर दिए जाते हैं, और उसे समझ ही नहीं आता कि मेरी गलती क्या हो गई। हेलो इंटरव्यू वाले चेयरमैन साहब, जरा मेरा बच्चा आ रहा होगा, देख लेना जरा। हाँ मेरा ही है बिल्कुल। तो ये तो कितना आसान हो गया कि अगर आपका सरनेम गांधी शाह मोदी केजरीवाल यादव है, आपके तो ऑब्वियसली कनेक्शंस होंगे ही कहीं ना कहीं। तो ऐसे में जो एक पिछड़े वर्ग का गरीब एस्पिरेंट है जो गांव से आ रहा है, जिसको कुछ नहीं पता, उसे यूपीएससी का सपना छोड़ देना चाहिए कि मेरे को नहीं पता वहां पे क्या चल रहा होगा, कौन से फेक सर्टिफिकेट्स लगाए गए होंगे, कौन मेडिकल अनफिट होगा, किसके इंटरव्यू में क्या जुगाड़ लग रहा होगा, आंसर कॉपीज कैसे चेक हो रही होंगी। ट्रांसपेरेंसी कहां है इसमें? और आप ही हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं आरटीआई के ऊपर, राइट टू इंफॉर्मेशन, और उसी में एस्पिरेंट ये आंसर लिखता है कि गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए सरकार आरटीआई का कानून लाई थी। आप क्या सरकार से ऊपर हैं? आप किसी विभाग से ऊपर हैं या आप कानून से ऊपर हैं? आर्टिकल 14 आप ही पूछते हैं ना पेपर में, तो क्या हो गया उस आर्टिकल 14 का? ये कुछ सवाल हैं जो यूपीएससी को इट्स हाई टाइम की रिफॉर्म किया जाना चाहिए, और यूपीएससी से सवाल पूछे जाने चाहिए कि कब तक एस्पिरेंट जो है उनकी ओपेसिटी के अंदर पिसता रहेगा। जय हिंद।